हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी और हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश फॉर एसएससी एग्जाम्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग कर रहे हैं एसएससी सीपीओ 2022 के टीयर 1 के क्वेश्चन। एसएससी सीपीओ 2022 में जो टीयर 1 में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग कर रहे हैं। एक वीडियो आप लोग देख चुके हैं जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीपीओ 2022 के टीयर 1 के जितने भी क्वेश्चंस बाकी हैं उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप कंप्लीट कोर्स हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं आप एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। प्राइस बेयर मिनिमम हमने रखा है सो दैट एवरीबॉडी कैन लर्न, सब कोई पढ़ सके। 599 रुपीज प्राइस है इसमें। इस प्राइस में आप कंप्लीट इंग्लिश का पैकेज पाते हैं। सब कुछ आपको मिलता है, एवरीथिंग, कुछ भी आपका इंग्लिश के लिए पूरी तैयारी आपको इसमें करवा दी जाती है इस प्राइस में। अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 1 या टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो, जीडी, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो ये कोर्स आपके लिए है। 599 रुपीज प्राइस है। इसमें आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं और कंप्लीट कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मेरे बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को वेबसाइट से एक्सेस करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐप नहीं यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप एक्सेस कर सकते हैं। www.rblearning.com ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ से भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो। इसमें आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं, तो उसके लिए आप ये टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर वहां से नहीं कर सकते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए @RBE_S, तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा चैनल। इसके अलावा आप अगर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ऐप जरूर से डाउनलोड कर लो। वहां से आप पेड क्लासेस में जाएंगे। पेड क्लासेस में जाने के बाद में आपको ये कोर्स दिखेगा, नीचे इंग्लिश का कोर्स। इसमें आप व्यू डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पर इंग्लिश का सेक्शन दिखेगा। यहाँ पर बहुत सारे चैप्टर्स दिखेंगे। इस चैप्टर में नीचे आपको एक चैप्टर दिखेगा एसएससी सीपीओ 2022 के क्वेश्चंस दिखेंगे। उस चैप्टर को जब आप क्लिक करोगे तो उसमें आप इस वीडियो को आप देख सकते हो वहां से ऐप से, और पीडीएफ भी एक्सेस कर सकते हो। तो आप एप्लीकेशन से पीडीएफ या वीडियो दोनों ही चीजें एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा ये आपका एसएससी का अगर आप कंप्लीट पैकेज चाहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस, सारे ही सब्जेक्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका ये कोर्स है विच इज वेरी यूजफुल। ये आपके लिए ये प्राइस है आपका 1999 रुपीज। इसमें 9 महीने की वैलिडिटी आपको मिलती है। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस सारे ही सब्जेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस आपको इसमें मिलते हैं, आप इसे भी एक्सेस कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट का एवरीथिंग इसमें अवेलेबल है हमारा। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। 31 कह रहा है कि इन हिज इंटरव्यू, इट इज हिज इंटरव्यू, सो ही हैज अ नर्वस फीलिंग। ठीक है, नर्वस फीलिंग अंडरलाइंड है और उसके बाद में हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शंस में आप देखते हो कि यहाँ पर क्या रखे हुए हैं, इडियम्स रखे हुए हैं। यानी कि आपको इस इडियम्स के आधार पे आंसर मार्क करना है कि इनमें से किसका मीनिंग यहाँ पर फिट बैठता है। ऑप्शन है बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक, आइसिंग ऑन द केक, टग एट हिज हार्ट स्ट्रिंग्स एंड अ स्लैप ऑन द रिस्ट। क्वेश्चन है नर्वस फीलिंग। देखो जो पहला ऑप्शन है आपका बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक, तो बटरफ्लाइज इन स्टमक का मतलब होता है जैसे पेट में आपके बटरफ्लाइज दौड़ रहे हो, यानी कि पेट में गुदगुदी हो रही हो। तो जब आप नर्वस होते हो तो आपके पेट में बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, आपकी एंजाइटी होने लगती है, आपकी सांसें नहीं सही से जा रही होती हैं, तो दैट इज कॉल्ड बटरफ्लाइज इन स्टमक। मतलब नर्वस फीलिंग के लिए आता है बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक। तो ये इडियम आपको याद रखना है, बटरफ्लाइज इन वंस स्टमक मतलब होता है नर्वस फीलिंग। ठीक, इसके अलावा दूसरा इडियम हमारा है जो यहाँ पर वो है आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक मतलब क्या होता है, जैसे आइसिंग ऑन द केक मतलब एन अट्रैक्टिव बट इन एसेंशियल एडिशन और एनहांसमेंट। तो आइसिंग ऑन द केक मतलब जैसे ये केक पूरी तरीके से बना हुआ है बट आप केक के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डिजाइन लगवाते हो। देखो केक जो है वो तो मेन बॉडी इसका केक ही हो गया, लेकिन इसके ऊपर आप कुछ और बनवाना चाहते हो। कोई बच्चा है तो आप किसी डोरेमोन को लगाना चाहते हो यहाँ पर, या आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीज इसमें एड ऑन कराना चाहते हैं। सो दैट इज कॉल्ड आइसिंग ऑन द केक, मतलब समथिंग विच इनहेंसेस द ब्यूटी ऑफ समथिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन से that the pictorial representation which you give to an idiom or word meaning is like an icing on the cake. It is like an icing on the cake, मतलब जो images से मैं words को समझाता हूँ, ये icing on the cake है, यानी कि एक एडिशन है जो कि बहुत ही बेहतर बना देता है चीजों को। ठीक है,
अगला इडियम है इसमें ऑप्शंस में था हमारे स्लैप ऑन द रिस्ट। तो स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब इस तरीके से मैं मार रहा हूं। स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब हल्की, अब यहाँ पे ज्यादा चोट नहीं लगती। अगर आप यहाँ पे मार के देखो, गाल पे मारो एक बार, यहाँ मारो, गाल पे ज्यादा लगेगा, यहाँ कम लगेगा। तो अब माइल्ड रेप्रीमांड और पनिशमेंट, हल्की पनिशमेंट देना या हल्का किसी को डांटने के लिए आता है माइल्ड रेप्रीमांड। ठीक है, स्लैप ऑन द रिस्ट। ठीक, चलो, तो इसलिए आंसर हमारा पहला हो जाएगा यहाँ पर, बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलिए, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा है द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिनर हिज स्पीच। बताइए आंसर इसमें। देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को इन्फिनेटिव से रूल बताए थे, जब मैंने आप लोगों को स्पेशली अलग से जो 100 ग्रामर के रूल्स कराए हैं, उसमें भी मैंने आपको इन्फिनेटिव्स बताया था। और इन्फिनेटिव मैंने आपको ये बताया था कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव इज टू प्लस वर्ब फर्स्ट। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं, करेक्ट है। तो अगर यहाँ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, तो ऑब्वियसली आप इसके साथ में बिगिनर नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टू प्लस वर्ब फर्स्ट, यानी टू बिगिन लगाएंगे, राइट। ठीक है, तो यहां पर बिगेन टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती, बिगिनिंग नहीं आ सकती, बिगिनर नहीं आ सकती। आंसर हो जाएगा इज अबाउट टू बिगिन, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रख लीजिए, वर्ब के साथ में अगर ई आर या ओ आर लगता है तो क्या बनता है, तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। किसी भी वर्ब के साथ में अगर ई आर या फिर ओ आर लगता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ड्राइव, तो ड्राइव में आप आर लगाओगे तो ड्राइवर कॉमन नाउन बन गया। ठीक है, कूल, इसमें आर लगा दोगे कॉमन नाउन बन जाएगा। तो जिसमें आप ई आर लगा देते हैं, ओ आर लगाते हैं, तो वो कॉमन नाउन हो जाता है। तो बिगिनर नाउन हो जाएगा। आपको यहाँ वर्ब चाहिए तो इज अबाउट टू बिगिन हमारा आंसर होगा। इस ये टू प्लस वर्ब फर्स्ट पे बहुत क्वेश्चंस आए हैं एसएससी सीपीओ में। बहुत ही बेसिक रूल है ये, तो आप लोगों को सबको पता है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 33, they are cautious about their car as its door is broken। ऑप्शंस देखिए, as it is, because it's, no substitution required, और as it। बताइए इसमें आंसर क्या बनेगा। देखो, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये बहुत बेसिक चीज है जो काफी लोग गलत करते हैं। इट होता है, इट की जो पॉजेसिव केस होता है वो होता है इट्स। ठीक है, जैसे आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माय। यू का पॉजेसिव केस क्या होता है, योर। ठीक है, शी का पॉजेसिव केस क्या होता है, हर। उसी प्रकार इट का पॉजेसिव केस होता है इट्स। ठीक है, और ये जो इट्स होता है ये क्या होता है, ये होता है इट इज, या फिर इट वॉज, या फिर इट हैज। ठीक है, ये आपके इसका अगर ये लिखा है तो इसका मतलब ये है। ठीक, अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन है वो क्या है, कह रहे दे आर कॉशियस अबाउट दियर कार एज इट्स डोर। अब यहां पर आप जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो आप लगाकर देख लो, यहां पर लिख लो इट इज, एज इट इज डोर इज ब्रोकन। बन रहा है, नहीं। आप कहना चाह रहे हो कार का दरवाजा, तो उसके लिए क्या आएगा, इट्स डोर। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ। समझ गए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन ये काफी लोगों ने गलत कर दिया होगा। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, श्योर हूं मैं इस चीज को लेकर, क्योंकि बहुत बेसिक है बट ये गलतियां होती हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको, इट से रिलेटेड अगर सवाल आएगा तो हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 34, बताइए। देखो क्या लिखा है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर वेरी इंटरेस्टिंग साइंस टू स्टडी। कितने सब्जेक्ट है हमारे, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, दो है ना। तो अगर दो हैं तो साइंस की जगह क्या होगा, आपने यहां आर भी लिखा हुआ है, तो साइंस की जगह आपको प्लूरल लगाना पड़ेगा, साइंसेस। साइंसेस कहां हो रहा है, यहां पर। और अभी हमने पढ़ा है टू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा, साइंसेस टू स्टडी। ठीक, तो साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी
आर वेरी इंटरेस्टिंग साइंसेस टू स्टडी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, देखिए मैं बार बार आपको ये कल से एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस काफी आए हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि हम लोग एसपी बख्शी की किताब में जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं वो हम लोग सारे कवर कर लेंगे अगले वीडियोस में। ठीक है, इसके बाद जो अगले वीडियो आएंगे उसमें हम लोग इसको कवर कर लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है द स्टोरी डिड नॉट गो बाई वेल इनफ, तो गो ऑफ, गो डाउन, गो थ्रू या गो इनटू। ठीक, अब जरा फ्रेजल वर्ब देख लेते हैं पहले। तो आंसर इसका होगा गो डाउन। फ्रेजल वर्ब देखते हैं फिर हम लोग देखेंगे। गो डाउन, गो डाउन का मतलब क्या होता है? गो डाउन मतलब नीचे जाना। तो अब इसका फ्रेजल वर्ब में मीनिंग देखो क्या बनेगा। गो डाउन का मतलब हो गया कि टू बी बिलीव्ड, किसी चीज पे भरोसा कर लेना। जैसे गो डाउन मतलब ऐसा समझ लो कि आपने कोई बात कही, मेरे दिमाग से वो कहते ना यार गले नहीं उतर रही कुछ, ये तो कुछ ना 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 ना, ये तो कुछ गले नहीं उतर रहा। तो गो डाउन मतलब क्या हो जाता है? गो डाउन मतलब कि कोई बात आपके गले उतरना। ठीक है, कुछ आप उसको बिलीव करो, आप उस पर भरोसा करो। याद किया जाना, नहीं भरोसा करना। ठीक है, तो योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन, यानी तुम्हारा जो बहाना है दैट विल नॉट गो डाउन, मतलब नोबडी विल बिलीव यू। समझ रहे हो? तो गो डाउन मतलब होता है कि आपका भरोसा किया जाना, आपकी बात पे भरोसा किया जाना। ठीक है, अगला है इडियम, हमारा फ्रेज है, फ्रेजल वर्ब है गो इन फॉर। ठीक है, फ्रेजल वर्ब का तरीका होता है आप पहले ना इसका एक हिंदी मीनिंग निकालो और फिर उससे उसकी मीनिंग निकालने की कोशिश करो। गो इन फॉर, गो इन मतलब जाना, फॉर मतलब किसी चीज के लिए, अंदर जाना किसी चीज के लिए। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है टू बाय, या फिर प्रैक्टिस करना, या देखो अब आ गया, देखो ये टू एंटर अ कॉन्टेस्ट। यही तो मैंने बताया था कि अंदर जाना, तो उसी से आ गया मीनिंग हमारा कि किसी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेना, कुछ खरीद लेना या कुछ प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो आई थॉट ऑफ गोइंग इन फॉर टीचिंग, यानी कि मैंने सोचा कि मैं टीचिंग प्रोफेशन को ट्राई करूं। तो गो इन फॉर मतलब किसी चीज में एंटर करना, किसी कॉन्टेस्ट या किसी भी कार्य में एंटर करने के लिए आता है। ठीक है, सो टू गो इन फॉर। अगला वर्ड है हमारा फ्रेजल वर्ब है गो ऑफ। ऑफ मतलब अलग हो जाता है, गो मतलब जाना, यानी जाकर अलग हो रहा है। अब क्या मीनिंग निकलता है इसका? मतलब कुछ एक्सप्लोड हो गया। ठीक है, देखिए हिंदी से मीनिंग निकालोगे तो निकल आएगा, एक्सप्लोड हो गया, कुछ फट गया, डिस्चार्ज हो गया। ठीक, दौड़ जाना या भाग जाने के सेंस में आ गया। व्हेन ही वाज क्लीनिंग हिज गन इट वेंट ऑफ एंड किल्ड हिम। तो जब वो अपनी बंदूक साफ कर रहा था, इट वेंट ऑफ मतलब एक्सप्लोड हो गई, एकदम से फायर हो गया। ठीक है, गो ऑन मतलब चलते चले जाना, तो गो ऑन मतलब यही हो जाएगा, टू कंटिन्यू करना, जारी रखना। देयर इज नो नीड टू गो ऑन आर्ग्यूइंग अबाउट इट, इस चीज पे बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, गो ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर से जाना, मतलब आप उसे एग्जामिन कर रहे हो, केयरफुली देख रहे हो, लुक ओवर कर रहे हो। ठीक है, सो ऑन गोइंग ओवर द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी द ऑडिटर्स हैव फाउंड सीरियस मिस्टेक्स। बैलेंस शीट से जाने के बाद ऑडिटर्स ने इसमें सीरियस मिस्टेक्स पाई हैं। तो गो ओवर मतलब केयरफुली एग्जामिन करना। ठीक है, गो थ्रू, गो थ्रू मतलब होता है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी रिपोर्ट है, उससे आप पढ़ लो। तो गो थ्रू मतलब होता है किसी चीज को रीड हरीडली, जल्दी जल्दी पढ़ना, जांचना या सहना, जल्दी जल्दी पढ़ने के सेंस में होता है। ही डिडंट लैंड मी द न्यूज़पेपर बिकॉज ही वाज गोइंग थ्रू इट, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ठीक है, गो अप मतलब ऊपर जाना। तो अब देखो मीनिंग क्या है, किसी चीज का बढ़ना, किसी इंक्रीज होना। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ शार्प प्राइस इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ वॉशिंग सोप हैज गॉन अप। तो वॉशिंग सोप के जो प्राइसेस हैं वो ऊपर गए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर इसका क्या बन जाएगा? क्वेश्चन था हमारा द स्टोरी डिड नॉट गो बाई वेल इनफ। अब मतलब क्या है कि लोग इस स्टोरी को पे लोगों ने भरोसा नहीं किया। तो गो डाउन वेल इनफ होता है, गो बाई नहीं होता है। ठीक है, गो ऑफ मतलब फटना, जैसे फायर वगैरह हो जाना। गो थ्रू मतलब रीड करना, ये फ्रेजल वर्ब नहीं, गो बाई नहीं, आंसर हो जाएगा गो डाउन। ठीक है,
चलो अब ये क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि द शिप सैंक बिकॉज द इंजीनियर हैज नॉट कॉल्ड फॉर हेल्प। ठीक है, बनाइए आंसर, क्या बनेगा इसका। शिप सैंक बिकॉज द इंजीनियर हैज नॉट कॉल्ड फॉर हेल्प। तो देखो यहां पर सैंक यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सेंटेंस हमारा पास्ट में है। तो शिप डूब गया क्योंकि इंजीनियर ने हेल्प के लिए नहीं बुलाया, राइट। यानी पहले क्या हुआ, पहले उसने नहीं बुलाया इसलिए डूब गया। पास्ट की दो बातें हैं। तो यहां पर अब ऑप्शन में देखो हैड नॉट नहीं है, तो एटलीस्ट हम इसे पास्ट में तो रखेंगे। तो हैज की जगह क्या आ जाएगा, डिड। और डिड के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यहीं रखी है, तो आंसर हो गया ये हमारा। ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर विल बी डिड नॉट कॉल फॉर हेल्प। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, बनाइए जरा इसको। देखिए कह रहा है यू कैन आस्क मिस्टर दिनकर फॉर एनीथिंग, ही वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक। अब सिंपल सी बात क्या है कि देखो ये ईडियम है, आपसे ईडियम का मीनिंग पूछ रहा है। बट अच्छी बात ये है कि आपके सामने पूरा सेंटेंस लिखा है और उससे फिर मीनिंग पूछ रहा है। तो मीनिंग क्या क्या है, सेंटेंस क्या लिखा है, कह रहा है आप मिस्टर दिनकर से किसी भी चीज के लिए मांग सकते हो। ही वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक। अब इसका मतलब क्या है कि तुम दिनकर से किसी भी चीज के लिए मांग सकते हो, वो आपको अपनी शर्ट भी उतार के दे देंगे, मतलब वो कुछ भी दे देंगे। ठीक है, यानी कि अब ऑप्शन में दे रहा है सेल्फिश। निगेटिव मीनिंग तो कहीं से नहीं आ रहा, जो सेल्फिश कह दो आप, कांट कॉल हिम सेल्फिश, राइट, क्योंकि निगेटिव मीनिंग नहीं आ रहा है कहीं से। अब अ पर्सन हु मेक्स डिसीजन, डिसीजन से रिलेटेड बात भी नहीं है क्योंकि देने की बात आ रही है। कह रहा है इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर पर्सन, ये सही लगता है। कह रहा है एरोगेंट, फिर निगेटिव नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, इज विलिंग टू डू एनीथिंग टू हेल्प अनदर पर्सन। ठीक है, तो वुड गिव यू द शर्ट ऑफ हिज बैक मतलब कुछ भी देने के लिए तैयार है तुम्हें। समझ गए, तो कर्ण से इसको याद रख सकते हो। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 38, अगेन फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगे बार बार मैं कह रहा हूं फ्रेजल वर्ब से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। कह रहा है ही इज अ वीक स्टूडेंट एंड समहाउ पुल्ड ओवर द एग्जाम्स। ऑप्शंस हैं पुल्ड थ्रू, पुल अप, पुल्ड टुगेदर एंड पुल डाउन। बताइए क्या बनेगा। देखो सारे फ्रेजल वर्ब्स का मीनिंग देख लेते हैं पहले। पुल ओवर क्या होता है, पुल ओवर जैसे आपने कभी हॉलीवुड मूवीज देखी हो या कोई भी वेब सीरीज देखा हो तो बहुत ही कॉमन दिखाते हैं कि वो कोई भी किसी भी गाड़ी में मतलब कार चलाते हुए किसी भी प्रकार की नियम का उल्लंघन करें, ओवर स्पीडिंग वगैरह करते हैं, तो आपने देखा होगा कि तुरंत उनके पीछे से गाड़ी आ जाती है और फिर वो रोक लेते हैं, तो उसको वो बोलते हैं पुल ओवर करना। तो पुल ओवर का मतलब होता है जैसे ये ईडिया, ये पिक्चर इसी से कि आई सेड पुल ओवर, पुलिस वाले कहते हैं पुल ओवर मतलब रोको, गाड़ी रोकने के लिए पुल ओवर कहा जाता है। ठीक है, तो आई सेड पुल ओवर, उसने नहीं रोकी तो चढ़ा दी उसने। ठीक है, चलो, तो पुल ओवर नहीं मतलब होता है गाड़ी रोकने के सेंस में। अब ही इज अ वीक स्टूडेंट एंड समहाउ ही पुल्ड ओवर, तो गाड़ी का तो यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, तो पुल ओवर तो हो नहीं सकता। आंसर होगा पुल्ड थ्रू। एक बार ईडीएम सारे फ्रेजल वर्ब का मीनिंग देख लेते हैं। पुल डाउन, पुल डाउन का मतलब हो जाता है किसी चीज को नीचे खींचना, राइट। तो पुल डाउन कर रहे हो यानी कि आप किसी चीज को ढा रहे हो, किसी स्ट्रक्चर को ढाने के सेंस में आता है। पुल डाउन, रेज, बुलडोज मतलब होता है किसी चीज को ढा देना, डिमोलिश अ स्ट्रक्चर, गिराना या ढाना।
व्हाई डिड दे पुल द शॉप्स डाउन, यानी कि शॉप्स को क्यों ढाया, ठीक है, किसी बिल्डिंग वगैरह को ढाने के सेंस में आता है आपका पुल डाउन, ठीक। पुल ऑफ, पुल मतलब खींचना, ऑफ मतलब अलग हो गया, तो पुल ऑफ करा मतलब क्या कर गया आपने, सक्सीड हो गए, आप किसी कार्य में सफल हो गए, तो पुल ऑफ मतलब होता है सफल होना, ठीक है। तो इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मैच, यानी आखिरी में इंडिया जीत गई, यानी कि सफल होने के सेंस में आता है, ठीक। अब पुल थ्रू, पुल थ्रू का मतलब क्या हो गया, पुल थ्रू यानी कि आप खींच रहे हो, थ्रू यानी कि मीनिंग बन गया हमारा रिकवर फ्रॉम इलनेस, आप किसी बीमारी से उबर रहे हो, ठीक है, तो बीमारी से उबरने के सेंस में आता है, ठीक होना, बच जाना, तो आई थिंक ही विल पुल थ्रू दिस, पुल थ्रू हिज सीरियस इलनेस वेरी सून, मतलब मुझे लगता है कि वो इस बीमारी, अपनी बीमारी से बहुत जल्दी उबर जाएगा, ठीक है। पुल अप, अब पुल अप मतलब किसी चीज को ऊपर खींचना, तो पुल अप करना मतलब डांटना या स्कोल्ड करना, किसी को रोकना या डांटना। द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप बाय द प्रिंसिपल फॉर देयर मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर, तो डांटे गए थे स्टूडेंट्स, तो पुल अप मतलब होता है डांटना या स्कोल्ड करना किसी को, ठीक है। पुल विद, पुल विद मतलब हो जाता है टू लिव टुगेदर या गेट ऑन विद, साथ में रहना, ठीक है। आई कैन नॉट पुल वेल विद हिज वाइफ दीज डेज, ही इज पुलिंग वेल विद हिज वाइफ दीज डेज, यानी वो अपनी वाइफ के साथ अच्छे से रह रहा है, तो पुल विद आता है लिव टुगेदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। ही इज अ वीक स्टूडेंट, तो पुल थ्रू हो गया, यानी कि सक्सेसफुली उससे पास हो गया एक तरीके से, उस सेंस में आ रहा है यहां पर, ठीक है। पुल ऑफ होता तो वो भी हमारा सही होता है यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है, अब ये वन वर्ड का क्वेश्चन है, यहां रख गया है, क्या लिखा हुआ है, द एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलेजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स, तो यानी भगवान या फिर सेक्रेट पवित्र चीजों के बारे में सैक्रिलेजियस रिमार्क पास करना, यानी कि कुछ ईश निंदा करना। तो ऑप्शंस है हमारे कंटेमिनेशन, इररेवरेंस, ब्लास्फेमी और रिनंशिएशन। तो कंटेमिनेट करना मतलब होता है किसी चीज में मिलावट करना, इररिवरेंस, रिवर मतलब होता है, रिवरेंस मतलब होता है रिस्पेक्ट, और इर लग गया मतलब नॉट, तो इररिस्पेक्ट करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ठीक है। रिनंशिएशन, रिनंशिएशन मतलब होता है आपका रिनंसिएट करना, ठीक है। रिनंसिएट मतलब होता है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट समथिंग, तो रिनंशिएशन मतलब हो गया कि फॉर्मल रिजेक्शन ऑफ बिलीफ, एक किसी बिलीफ या किसी भी क्लेम का फॉर्मल रिजेक्शन कहता है रिनंसिएशन। इररिवरेंस होता है डिसरिस्पेक्ट, कंटेमिनेशन होता है एडल्ट्रेशन, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहां पर ब्लास्फेमी, ठीक है, ब्लास्फेमी इज द राइट आंसर, ठीक, तो आंसर हो जाएगा हमारा ब्लास्फेमी। सो एक्शन और ऑफेंस ऑफ स्पीकिंग सैक्रिलिजियसली अबाउट गॉड और सेक्रेट थिंग्स इज कॉल्ड ब्लास्फेमी, ठीक है। ब्लास्फेमी ईश निंदा के लिए आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी हाल फिलहाल में बहुत न्यूज में भी रहा था, तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, अक्सर न्यूज में रहता ही है ये, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए, इसीलिए कहा जाता है न्यूज़पेपर पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो जो चल रहे हैं शब्द वो आपके दिमाग में जरूर रहेंगे, ठीक है। अब ये बहुत ही, नुपुर शर्मा वाले केस के बाद ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। कह रहा है आई एम श्योर यू कैन विन द मैच इफ यू ट्राई हार्डली, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जब कराया था, रूल्स कराए थे आपको, जो है आपके 100 ग्रामर के रूल्स कराए हैं, उसमें रूल नंबर 66 में मैंने आपको कराया है हार्ड वर्सेस हार्डली। मैंने आपको बताया हार्ड एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, नाउन के पहले आएगा तो हार्ड आएगा, वर्ब के बाद आएगा तो हार्ड आएगा, एडजेक्टिव के पहले कुछ लगाना है तो हार्डली आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा ट्राई, ठीक है, ट्राई वर्ब है, वर्ब के बाद आएगा तो हार्डली नहीं आएगा, क्या आएगा, हार्ड, ठीक है। और कठिन परिश्रम है, हार्डली मतलब शायद ही, शायद ही के सेंस में नहीं है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, इफ यू ट्राई हार्ड। आई एम श्योर यू कैन विन द मैच इफ यू ट्राई हार्ड, आंसर होगा डी पार्ट।
कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 41, बताइए। देखो यहां पर क्वेश्चन में है ऑलवेज लगा हुआ है हमारे साथ और एनकरेजिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी है। मैंने आपको बताया वर्ब की वर्ब अगर है यहाँ पर मेन, देखो ये एनकरेजिंग, आई एनकरेजिंग वर्ब है ना यहाँ, अगर वर्ब है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो वो तभी आएगी जब सेंटेंस में कहीं इज एम आर आ रहा हो, वॉज वर आ रहा हो, या फिर हैज बीन आ रहा हो, या हैव बीन आ रहा हो, या हैड बीन आ रहा हो, या विल बी आ रहा हो, यानी कि कंटिन्यूअस में टेंस होना चाहिए, वो नहीं है। राइट, इज एम आर कुछ नहीं आ रहा और ऑलवेज आ रहा है। तो एडवर्ब अगर हमारी ऑलवेज आ रही है सेंटेंस में तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि सेंटेंस हमारा इनडेफिनिट में बनेगा। और अगर इनडेफिनिट में बनेगा तो एनकरेजिंग की जगह क्या होगा, एनकरेज होगा। एनकरेज्ड नहीं होगा, एनकरेज्ड नहीं होगा, एनकरेज पीपल है, यहां भी एनकरेज है, ठीक। और टू के साथ में वर्ब फर्स्ट आता है, टू बी रीडिंग नहीं होता है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा, डी पार्ट, ठीक है। तो आंसर होगा हमारा आई ऑलवेज एनकरेज पीपल टू रीड बुक्स विच आई हैव एंजॉयड रीडिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो आंसर आएगा डी पार्ट, क्लियर। ये मैंने आपको रूल नंबर 23 में कराया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस अगर कोई हैबिट, रूटीन, कस्टम, प्रैक्टिस बताने वाली बात है और ये फॉलोइंग एडवर्ब्स हमारी आती हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं। तो सेम रूल पे क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 42, शी हैज लेट हरसेल्फ बी गॉन आफ्टर हर डिवोर्स। देखो आंसर क्या बनेगा हमारा, लेट हरसेल्फ गो, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, लेट अगर कहीं पर आता है तो उसके साथ में आती है ऑब्जेक्टिव केस, राइट। लेकिन यहां पर आप अगर लेट का इस्तेमाल किस तरीके से कर रहे हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में कर रहे हो तो कर सकते हो, शी के लिए हरसेल्फ आ सकता है, शी हैज लेट हरसेल्फ। अब समस्या कहाँ है, बी गॉन में समस्या क्यों है। मैंने आप लोगों को इन्फिनिटिव्स के, जिन्होंने मेरा आपका 100 ग्रामर वाला रूल्स नहीं पढ़ा है, जिसने मैंने 100 ग्रामर के रूल्स कराए हैं, जिन्होंने वो नहीं देखा है जाकर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पूरी प्लेलिस्ट को देख लीजिए। 3 वीडियो हैं, उन 3 वीडियो में काफी रूल्स आपके कवर हो जाते हैं, ठीक है। इन्फिनिटिव में आपको ये मैंने पढ़ाया है कि अगर आप बात करते हैं इन्फिनिटिव्स, जब मैंने पढ़ाया है आपको तो वहां पर मैंने आपको कराया है कि बेयर इन्फिनिटिव की अगर हम बात करें, बेयर इन्फिनिटिव क्या होते हैं आपके, सी, हेयर, वॉच, फील, मेक, नो हमारे होते हैं। तो उसमें अगर इसी में मैंने आपको लेट कराया था, तो लेट इन सब के साथ क्या आता है, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहां पर क्या होगा, बी गॉन की जगह क्या होगा, गो। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट। तो बेयर इन्फिनिटिव्स के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमें ध्यान रखना है। शी हैज लेट हरसेल्फ गो आफ्टर हर डिवोर्स, तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट, ठीक है। चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 43, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं अब आपको सेम रूल पे कई बार क्वेश्चन करा चुका हूं कि भैया टू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो टू ब्रिंग अप होगा यहां पर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड। नन ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन वॉर वर रेडी टू ब्रिंग अप द इशू ऑफ रिट्रीट, ठीक है। बहुत इजी था, कुछ इसमें था नहीं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है व्हाट एग्जैक्टली इज योर प्रॉब्लम विद मी। तो तुम्हारी एग्जैक्टली समस्या क्या है मेरे साथ, तो इसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है।
डेफिनेटली लगाने की जरूरत नहीं है, फाइनली लगाने की आवश्यकता नहीं है। डेफिनेटली नहीं होता है, फाइनली भी नहीं बोलते हैं, एंटायरली भी नहीं बोलते हैं, यही इडियोमेटिकली करेक्ट है, यही आंसर होगा। आंसर हो जाएगा नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, चीजों को कॉम्प्लेक्स मत करो, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे, क्योंकि जैसे जो नो इम्प्रूवमेंट के क्वेश्चन होते हैं या जो नो एरर के क्वेश्चन होते हैं वो आप गलत कर देते हैं इसी वजह से। ठीक है, चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 45। तो विल बी गोन लिखा हुआ है, आई विल बी गॉन टू बाय अ कबर्ड विच विल फिट अंडर द स्टेयर्स। ठीक है, तो विल के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बी के साथ आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म एक्टिव वॉइस में, और विल बी के साथ आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। ठीक है, मैंने आपको कल जो वीडियो कराया था उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्टिव और पैसिव में क्या डिफरेंस होता है। एक्टिव में जो सब्जेक्ट होता है वो काम कर रहा होता है, पैसिव में जो सब्जेक्ट होता है वो काम नहीं कर रहा होता है। अब मैं ही जाऊंगा ना, अगर मैं जाऊंगा तो मैं एक्टिव हूं, और अगर मैं एक्टिव हूं तो इसे एक्टिव में क्यों बनाएंगे हम इसे, मतलब सॉरी इसे पैसिव में क्यों बनाएंगे, तो ये गलत है। और मैं जाऊंगा तो इस बात को हाँ एम गोइंग टू से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो एम गोइंग टू के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर हो जाएगा हमारा पहला, आई एम गोइंग टू बाय अ कबर्ड विच विल फिट अंडर द स्टेयर्स। ठीक है, मैं खरीदने जा रहा हूं ऐसी कबर्ड जो स्टेयर्स के नीचे फिट हो जाएगी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 46, बताइए। देखो, पास्ट की दो बातें हैं, तो पास्ट की दो बातें अगर होती हैं तो उसमें जो पहली घटना होती है उसे पास्ट परफेक्ट में एक्सप्रेस करते हैं, और जो बाद में होती है उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। ये हम लोग 100 ग्रामर रूल्स में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हैड आ रहा है, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, करेक्ट है। यहाँ पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन में हमें बिगिनिंग दिया है, नहीं होता है, बिगेन नहीं होता है, बिगिन नहीं होता। आंसर हो जाएगा हमारा नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, सो बाय द टाइम हिज फ्रेंड्स वोक अप ही हैड ऑलरेडी बिगन हिज जर्नी। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब थर्ड आता है, ये आप लोगों को पता है। Coming to question number 47. Sometimes doing something that makes it impossible to return to the previous situation later strengthens you. अब आपको इस पूरी बात को एक इडियम से एक्सप्रेस करना है। ऑप्शंस हैं आपके, पेंटिंग द टाउन रेड, बर्निंग योर ब्रिजेस, अ रेड लेटर डे, एंड नॉकिंग योर सॉक्स ऑफ। बताओ। देखो, इडियम है पहला आपका पेंट द टाउन रेड। पेंट द टाउन रेड का मतलब होता है आपका बाहर जाओ और एंजॉय करो। ठीक है, आपने टाउन को पूरा रेड कर दिया पेंट, मतलब बहुत खुश मिजाज होना, बाहर जाना और एंजॉय करने के सेंस में आता है। दूसरा इडियम होता है, इडियम है बर्न योर ब्रिजेस और बोट। ठीक है, आपने अपने ब्रिज को बर्न कर दो या अपनी बोट को बर्न कर दो, तो ऐसे समझ लो कि ये नदी है। ठीक है, और आप इस नदी से इस किनारे से इस किनारे पर बोट से आए हो आप, या मान लो ब्रिज करके आए हो, और आप इधर से इधर आ गए। अब आपने क्या किया, इस ब्रिज को जला दिया और इस बोट को जला दिया। तो आपको तैरना नहीं आता है, तो आप इसे जा सकते हो वापस, नहीं जा सकते हो। यानी कि आपने अपने वापस जाने का रास्ता जो है वो एकदम बंद कर दिया है। सो दैट मीन्स टू डू समथिंग विच मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट। ठीक है, अपनी वापस उस स्टेज में नहीं जा सकता, दैट इज कॉल्ड बर्न योर ब्रिजेस। और अगला इडियम था हमारा नॉक योर सॉक्स ऑफ, मतलब अपने मोजे उतार दिया आपने, मतलब आप किसी को बहुत खुश कर रहे हो, बहुत इंप्रेस कर रहे हो, अमेज कर रहे हो, उस सेंस में आता है। ठीक है, इडियम्स अच्छे पूछे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से पूछे गए हैं उस तरीके से क्वेश्चन इजी बन जाता है हमारा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे दिमाग लगा सकते हो थोड़ा सा। तो आंसर हो जाएगा हमारा बर्निंग योर ब्रिजेस। ठीक है, बी विल बी द राइट आंसर। रेड लेटर डे का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट डे होना आपका।
ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डे, जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट दिन है उसके लिए आता है रेड लेटर डे। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है शी पेड अ हाई प्राइस फॉर द क्लोथ्स शी ब्रॉट एट द बुटीक। अब यार ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या? दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा ब्रिंग, एक होता है हमारा बाय। ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रॉट और बाय की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है बॉट। ब्रिंग मतलब कुछ लाना और बाय मतलब खरीद के लाना। अब वो कह रहा है उसने एक बहुत ही हाई प्राइस दिया, यानी ऊंची कीमत चुकाई उन कपड़ों की जो उसने बुटीक से खरीदे थे। तो खरीदे थे तो बॉट आएगा, ब्रिंग नहीं आएगा। ठीक है, ब्रॉट टू नहीं होगा, ब्रॉट भी नहीं, बॉट आ जाएगा, ऑप्शन खत्म हो गया, एक ही ऑप्शन है हमारे पास। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन तो गलत नहीं करने लिस्ट में। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 49, बताइए। कह रहा है द ब्रिज विच कनेक्टिंग द टू सिटीज हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द बॉम्ब। तो ब्रिज जो कि कनेक्टिंग था, करता था, दो सिटीज को कनेक्ट करता था, वो डिस्ट्रॉय हो गया है बॉम्ब से। यानी कि अब पहले करता था, अब नहीं करता है कनेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट इन कनेक्ट तब आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट तब आएगा जब वो हमेशा सेम हो, बट अब ऐसा नहीं है। तो कनेक्ट करता था ना पहले, तो इसलिए पास्ट में आ जाएगा। इट विल बी द ब्रिज विच कनेक्टेड द टू सिटीज हैज बीन डिस्ट्रॉयड बाय द बॉम्ब। तो आंसर आएगा फर्स्ट। The bridge which connected the two cities has been destroyed by the bomb. Answer will be first. ठीक। Coming to question number 50, बताइए। कह रहा है आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पोक। सेम क्वेश्चन, सेम कंसेप्ट। क्या कि भैया टू के साथ आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो टू स्पोक नहीं होता, स्पोकन नहीं होता, स्पोक स्पीकिंग नहीं होता। ऑप्शन हो गया हमारा थर्ड, आई एम नॉट अफ्रेड टू स्पीक द ट्रूथ। आंसर आ जाएगा थर्ड हमारा। ठीक। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 51, बताइए। So seeing the danger of a group governed by old people, Ratan planned to recruit young people for his project. अब ये वन वर्ड का क्वेश्चन है। ऑप्शंस में आपके एडोक्रेसी, ऑटोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी और जेरोंटोक्रेसी। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा हम लोग रूट वर्ड, क्रेसी रूट वर्ड से रिलेटेड वर्ड्स देख लेते हैं पहले। ठीक है, क्रेसी का मतलब होता है शासन करना। क्रेसी रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है शासन करना। ठीक है, क्रेसी आपका रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है शासन करना। ऑप्शन है हमारा डेमो। तो डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब शासन करना। तो डेमोक्रेसी मतलब लोगों का लोगों के ऊपर शासन। रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑन द पीपल, राइट, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अगर हमें इसी का नाउन बनाना होता है तो बन जाता है डेमोक्रेट। ठीक है, ऑटो मतलब हो जाता है सेल्फ, क्रेसी मतलब शासन करना। तो ऑटोक्रेसी मतलब सेल्फ शासन, यानी कि आप एक ही व्यक्ति अगर कहीं पर शासन कर रहा है, किसी जगह पर एक ही व्यक्ति शासन कर रहा है, उसी की ही मनमानी चल रही है, वो दूसरों की बात नहीं सुनता और अपनी ही मनमानी करता है। जैसे कि किम जोंग यू आपका, ठीक है, जो उसका मन आता है वो करता है, जो उसकी सनक होती है वो करता है। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड आपका ऑटोक्रेसी। ठीक है, मतलब एक व्यक्ति का, यानी कि ऑटोक्रेसी क्या हो गया आपका, तानाशाही, डिक्टेटरशिप। ठीक है, अगला है थियोक्रेसी। थियो मतलब हो जाता है गॉड और क्रेसी मतलब शासन। तो यानी कि भगवान का शासन, यानी कि भगवान का शासन तो नहीं होगा। थियोक्रेसी मतलब हो गया रूल बाय प्रीस्ट्स। ठीक है, पुजारियों के द्वारा शासन किया जा रहा है, जो भगवान को पूजते हैं उनके द्वारा शासन किया जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड थियोक्रेसी। ठीक है, उसके लिए आता है हमारा थियोक्रेसी। जेरोंटो मतलब होता है ओल्ड पीपल एंड क्रेसी मतलब शासन करना। तो जेरोंटोक्रेसी हो जाता है आपका रूल बाय ओल्ड पीपल, बूढ़े लोगों के द्वारा शासन कहलाता है जेरोंटोक्रेसी। क्लेप्टो मतलब होता है चोरी करना, क्रेसी मतलब शासन। तो क्लेप्टोक्रेसी हो गया रूल बाय भ्रष्ट लोगों का शासन, करप्ट पीपल।
ठीक है, क्लेप्टो से ही क्लेप्टोमेनिया बन जाता है हमारा, क्लेप्टोमेनिया। मेनिया मतलब पागलपन और क्लेप्टो मतलब चोरी करना। तो क्लेप्टोमेनिया मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें चुराने की आदत होती है, चोरी करने की आदत होती है। एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी रे, सतीश रे नहीं रे जो है सत्यजीत रे की कहानियों पे आधारित ये वेब सीरीज बनी थी नेटफ्लिक्स पे। इसमें एक एपिसोड था जिसमें गजेंद्र राव जी थे और मनोज बाजपेयी थे। तो उसमें जो मनोज बाजपेयी और गजेंद्र जी का कैरेक्टर होता है वो उसे क्लेप्टोमेनिया होता है। वो उसमें बोलता है, इस बीमारी का नाम बड़ा अजीब है, क्लेप्टोमेनिया। तो क्लेप्टोमेनिया उस कैरेक्टर को होता है। आप में से जिस किसी ने देखी होगी वो बताएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसमें मनोज बाजपेयी को क्लेप्टोमेनिया होता है। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा कैकिस्टोक्रेसी। ठीक है, जीनियोक्रेसी, इसी से हमारे सारे वर्ड्स बनते जाते हैं क्रेसी से रिलेटेड। ठीक, अगला है यहां मूक्रेसी नहीं, मॉबोक्रेसी करो। नियोक्रेसी, टेक्नोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, ओलिगोक्रेसी या फिर ओलिगार्की भी कहते हैं। ठीक है, प्लूटोक्रेसी, मॉबोक्रेसी अभी हमने करा, मेरिटोक्रेसी, टिमोक्रेसी या स्ट्रेटोक्रेसी। ठीक, अब देखो वर्ड है हमारा क्या, ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी क्या होता है, ओलिगार्की से आता है। ओलिगोक्रेसी आता है ओलिगार्की से। ओलिगार्की क्या होता है कि एक प्रकार के लोग जिन्होंने, एक मुट्ठी भर लोग जिन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है और उनका ही शासन होता है। सो दैट इज कॉल्ड आपका ओलिगोक्रेसी। सो रूल बाय a small group of people। दैट इज कॉल्ड आपका ओलिगोक्रेसी। ठीक है, अगर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों, एक पर्टिकुलर लोग हैं उन्हीं का शासन है, तो दैट इज कॉल्ड आपका ओलिगोक्रेसी। ठीक है, प्लूटो, प्लूटो मतलब होता है वेल्दी। ठीक है, वेल्दी लोग हैं। तो प्लूटोक्रेसी मतलब हो गया कि रिच का शासन, रूल बाय रिच पीपल। ठीक है, मॉबो मतलब भीड़, तो रूल बाय भीड़, रूल बाय मॉब, भीड़ का शासन, भीड़ तंत्र। सो दैट इज कॉल्ड मॉबोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी मतलब जिसे मेरिट के आधार पर चुना जा रहा है, तो रूल बाय मेरिटोरियस पीपल इज कॉल्ड आपका मेरिटोक्रेसी। टिमोक्रेसी क्या हो जाता है हमारा, टिमोक्रेसी हो जाता है जिस ऐसा शासन जिसमें लोगों को लोगों के हाथ में जो सत्ता है वो इस आधार पे दी जा रही है कि किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। समझ रहे हैं? तो अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच अ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड, रूल ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे आज की तारीख में हम टिमोक्रेसी कह सकते हैं हम। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में चुनाव वही लड़ सकता है जो, आज की तारीख में चुनाव वही लड़ सकता है जिसके पास बहुत सारी धन दौलत है, जिसके पास प्रॉपर्टी है। और जिसके पास आज की तारीख में प्रॉपर्टी नहीं है वो चुनाव लड़ने का नहीं सोच सकता। ठीक है, जमीन जायदाद आपके पास होनी चाहिए। सो इसको हम कह सकते हैं टिमोक्रेसी है। स्ट्रेटोक्रेसी को याद रखने के लिए पाकिस्तान याद रख लो सिंपली, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, मिलिट्री का शासन है, तो रूल बाय मिलिट्री फोर्सेस इज कॉल्ड आपका स्ट्रेटोक्रेसी। ठीक है, इसके अलावा कैकिस्टोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी का मतलब हो जाता है कि रूल बाय लीस्ट सुटेबल पीपल, लीस्ट कॉम्पिटेंट पीपल, इनकॉम्पिटेंट लोगों का शासन इज कॉल्ड आपका कैकिस्टोक्रेसी। जीनियोक्रेसी मतलब जीनियस, तो रूल बाय जीनियस पीपल, बहुत इंटेलिजेंट लोगों के द्वारा। एरिस्टो मतलब हो जाता है नोबल पीपल, बहुत ही जैसे राजसी परिवार के लोगों के द्वारा शासन, तो रूल बाय नोबल पीपल। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी मतलब हो जाता है, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं हम लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म। ठीक है, मतलब लाल फीताशाही बहुत है यानी ब्यूरोक्रेसी बहुत है, जहां पे ऑफिसर्स की बहुत चल रही है, सब कुछ ऑफिसर्स बताते हैं, यानी कि जो डिसीजंस हैं वो नेताओं के द्वारा न लेकर आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा लिए जा रहे हो, दैट इज कॉल्ड आपका ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, बाबूगिरी इज कॉल्ड आपका ब्यूरोक्रेसी, यानी कि रूल बाय ऑफिशियल ऑफिसर्स। ठीक है, टेक्नोक्रेसी मतलब टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लोग शासन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लोग शासन कर रहे हैं, उस पे कहेंगे टेक्नोक्रेसी। नियोक्रेसी, न्यू मतलब न्यू,
तो नियोक्रेसी मतलब हो गया जो लोग नए नए जन्मे हैं, नए नए लोगों के द्वारा शासन हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड नियोक्रेसी। ठीक है, जो अभी सत्ता में नए नए आए हैं। ठीक है, यहां पर वर्ड था हमारा एडोक्रेसी। एडोक्रेसी का मतलब हो जाता है, एडोक्रेसी समझ लो कि ये ब्यूरोक्रेसी का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, हमने यहां ब्यूरोक्रेसी देखा, तो ब्यूरोक्रेसी का जस्ट अपोजिट है, मतलब काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम होना जिसमें चीजें जनता के द्वारा डिसाइड हो रही हैं, जनता चीजें बदल सकती है, तो दैट इज कॉल्ड एडोक्रेसी। ठीक है, तो ब्यूरोक्रेसी का जस्ट अपोजिट है आपका एडोक्रेसी। ठीक, तो आंसर आंसर हो जाएगा जेरोंटोक्रेसी। इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस काफी आते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 52, हाउ डिड यू कम अबाउट हिज पर्स। अगेन फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सवाल आ जाता है हमारा, कम अबाउट। तो एक बारी फ्रेजल वर्ब्स देख लेते हैं सारी। ठीक है, कम बाय का मतलब होता है कुछ मिलना, टू गेट समथिंग, प्राप्त करना। ठीक है, सो हाउ हैव यू कम बाय सच अ प्रीशियस डायमंड, तुम्हें ये इतना प्रीशियस डायमंड कैसे मिला। तो यही क्वेश्चन था हमारा यहाँ पर कि हाउ डिड यू कम अबाउट हिज पर्स, तुम्हें उसका पर्स कैसे मिला। तो अबाउट नहीं, कम बाय हिज पर्स होना चाहिए हमारा। ठीक, अब बाकी जो फ्रेजल वर्ब है उनको भी देख लेते हैं जरा। कम ऑफ मतलब किसी चीज को बिलोंग करना, बिलोंग टू। ठीक है, इससे आना। तो रीता कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, तो शी कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, शी कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ अ नोबल पीपल। तो कम्स ऑफ मतलब वहां से बिलोंग करना, वहां से आना। ठीक है, आई कम ऑफ अ फैमिली, आई कम ऑफ अ वेरी हम्बल फैमिली, यानी कि एक बहुत ही सामान्य परिवार से आते हैं। कम ऑफ, अब ऑफ मतलब होता है अलग हो जाना, कुछ चीज अलग हो रही है। तो जैसे पेंट वगैरह उखड़ रहा है कहीं से, टेक प्लेस एज अरेंजेस, और फेड होना, सेपरेट होने के सेंस में आना। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट प्लास्टर हैड कम ऑफ द वॉल्स। तो जैसे पपड़ी उखड़ रही है किसी चीज से, तो दैट इज कॉल्ड आपका कम ऑफ, कुछ अलग होने के सेंस में आता है। ठीक है, कम ओवर मतलब टू गेट ओवर समथिंग, ओवरकम होना, प्रभाव डालना। तो यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाय ऑनेस्ट मीन्स, तुम ऑनेस्ट तरीके से अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हो, उनसे उबर सकते हो। ठीक है, सो कम ओवर आ जाएगा इस तरीके से। कम राउंड मतलब होता है टू अग्री समथिंग या रिकवर फ्रॉम इलनेस, बीमारी से उबरना या सहमत होना। ठीक है, तो मानना या होश में आना। माई फादर एट फर्स्ट रिफ्यूज टू लेट मी कंटिन्यू स्टडी बट ही केम राउंड इन द एंड, यानी कि पहले उन्होंने मना किया बट वो बाद में मान गए, सहमत हो गए। सो कम राउंड मतलब सहमत होने के सेंस में आता है। कम अपॉन आता है टू कम अक्रॉस या गेट बाई चांस। ठीक है, सो टू कम अक्रॉस संयोगवश मिलना या पाना। माई फ्रेंड केम अपॉन द एविडेंस जस्ट बाई चांस। ठीक है, तो किसी से संयोगवश मिलने के सेंस में आता है कम अपॉन, आई केम अपॉन इट, संयोगवश मिलना। कोप विद मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में लिख के आता है कोप अप विद। कोप अप विद नहीं होता है, कोप विद होता है, मतलब किसी चीज से सामना करना, बियर करना, मैनेज करना। दे कोप्ड विद ऑल देयर प्रॉब्लम्स चीयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53, ही इज वेटिंग अपॉन यू इन द कंपाउंड। तो यार वेटिंग के साथ में अपॉन प्रीपोजिशन नहीं आती है, वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन आती है फॉर, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो आंसर आ जाएगा हमारा सेकंड, इजी क्वेश्चन था ये, वेटिंग फॉर यू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 54, हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड टेकिंग अ टोल ऑन हिज हेल्थ। बताइए। देखो सेम क्वेश्चन पे, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर हमने टेकिंग लिखा हुआ है, टेकिंग क्या है, वर्ब की वर्ब की आईएनजी फॉर्म। मैंने आपको क्या बताया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर आ रही है तो इज एम आर आना चाहिए, इज एम आर नहीं है। लास्ट ट्रिप है यानी पिछली ट्रिप है, यानी पास्ट की बात है। अगर पास्ट की बात है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आना चाहिए, जो कि यहाँ है, इसलिए क्या आ जाएगा, टुक अ टोल। हिज लास्ट ट्रिप टुक अ टोल, तो टुक अ टोल ऑन समबडी मतलब होता है टू हैव एन एडवर्स इफेक्ट। तो हिज लास्ट ट्रिप अराउंड द वर्ल्ड टुक अ टोल ऑन हिज हेल्थ। ठीक, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 55, इट वॉज डिलाइटफुल टू हर्ड द बेबीज वॉइस। क्या होगा, इजी क्वेश्चन है। इट वॉज डिलाइटफुल टू हर्ड, टू के साथ मैंने आपको क्या बताया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू हर्ड नहीं होगा, क्या होगा, टू हेयर द बेबीज वॉइस इज करेक्ट। इट वॉज डिलाइटफुल टू हेयर द बेबीज वॉइस। ठीक है, इट विल बी इट वॉज डिलाइटफुल टू हेयर द बेबीज वॉइस। ठीक है,
तो हर्ड नहीं होगा, हेयरिंग गलत है, टू बी गलत है, आंसर इज थर्ड। क्वेश्चन नंबर 56, द चाइल्ड फेल्ट डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट। बहुत इजी है, फील की सेकेंड फॉर्म होती है फेल्ट, और फॉल की सेकेंड फॉर्म होती है फेल। ठीक है, तो अब यहां पर दो ऑप्शन है, फेल भी होता है, फॉलन भी होता है। ठीक है, अब ऑप्शन है आपका यहाँ पर फेल और फॉलन, तो फेल होगी सेकेंड फॉर्म, फॉलन होता है थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म आएगा, तो चाइल्ड फेल डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट हमारा, फेल डाउन फ्रॉम अ ग्रेट हाइट, फॉलन थर्ड फॉर्म में आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, फुटबॉल फैंस आर फीलिंग प्राउड ऑफ देयर टीम्स व्हेन दे विन। बताइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, रूल पे बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को जो 100 ग्रामर के, मैं बार बार बोल रहा हूँ 100 ग्रामर के रूल्स, 3 वीडियो हैं इसी चैनल पर पड़े हुए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का है, तीनों वीडियोस देख डालो, आपके ग्रामर की सारी समस्याएं, ऑलमोस्ट सारे रूल्स कवर्ड हैं उसमें, तो वो जरूर देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहला वीडियो काफी लोगों ने देखा भी है, बाकी के वीडियोस भी आप लोग देख लो। कह रहा फुटबॉल फैंस आर फीलिंग, तो ध्यान दीजिए, कुछ हमारी वर्ब्स होती हैं जो मैंने आपको पढ़ाई थी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, रूल नंबर 25 में मैंने आपको कराया था। ये जो हमारी वर्ब्स हैं, इन्हें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं एक्सप्रेस करते हैं, किसमें एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, ये होती हैं आपकी स्टेटिव वर्ब्स। तो जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है हमारी, सी, टेस्ट, हेयर, फील, प्रिफर, प्लीज, तो यहां पर आपका, और इसी में मैंने आपको सारी वर्ब्स कराई हुई हैं सॉरी। तो अब यहां पर आपका जो वर्ब है हमारी, वो है फील। ठीक है, तो फील जो है वो स्टेटिव वर्ब है, इसे कंटिन्यूअस में नहीं करते जनरली, हम करेंगे फुटबॉल फैंस फील करते हैं, फुटबॉल फैंस फील प्राउड, सॉरी, फुटबॉल फैंस फील प्राउड ऑफ देयर टीम्स व्हेन दे विन, तो आंसर आएगा थर्ड। ठीक है, तो फील हमारा जनरली स्टेटिव वर्ब है, इसको हम लोग इंडेफिनिट में ही एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि फील कभी फीलिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी कुछ लोग कहेंगे कि सर आई एम फीलिंग वेरी कोल्ड राइट नाउ, तो इसको आप, फीलिंग तो सही है वहां, बिल्कुल सही है। देखो ऐसा है, अगर फील का इस्तेमाल आप जनरल सेंस में कर रहे हो तो इसे हम इंडेफिनिट में रखेंगे, अगर आप इसका इस्तेमाल स्पेसिफिक सेंस में कर रहे हो तो इसे हम कंटिन्यूअस में बना सकते हैं। जैसे फुटबॉल फैंस फील, सभी फील करते हैं ना, सारे फुटबॉल फैंस। ठीक है, यानी सब पे बात लागू हो रही है, अगर वो बात सब पे लागू है तो वो जनरल सेंस की बात है, तो वो इंडेफिनिट में आएगी। लेकिन अगर मैं लिखूं कि आई एम फीलिंग कोल्ड, तो सिर्फ मैं फील कर रहा हूं, सब नहीं कर रहे, सिर्फ मैं, तो जब मैं सिर्फ अपनी बात करूंगा तो मैं कंटिन्यूअस में बना सकता हूं, तो स्पेसिफिक सेंस में है तो कंटिन्यूअस में करेक्ट है। ठीक है, चल, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 58, बताइए। कह रहा है यू मस्ट नॉट इंसिस्ट ऑन हेल्प पीपल हु डोंट वांट इट। तो अगेन ये मैंने आपको कराया हुआ है रूल, क्या है, जीरन का मैंने रूल कराया है, रूल नंबर 16। आपको क्या बताया है उसमें कि जो प्रीपोजिशन आती है उसके बाद हम लोग हमेशा जीरन का प्रयोग करते हैं। ये जो रूल्स हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100 ग्रामर के रूल्स मैंने आप लोगों को कराए हैं, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, अब वीडियो में जाकर देखोगे तो भी मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स ऑन इंग्लिश ग्रामर नाम से पूरी प्लेलिस्ट, पूरी 3 एपिसोड की सीरीज है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे तो इसी में मैंने आपको आगे की वर्ब्स लिखवाई हैं यहाँ पर, जिनके साथ में आप आईएनजी फॉर्म यूज करोगे। तो सिंपली इंसिस्ट के साथ में जो प्रीपोजिशन आती है वो ऑन आती है, दैट्स करेक्ट, बट इसके बाद आती है जीरेंट, तो हेल्प की जगह क्या आएगा, हेल्पिंग। तो यू मस्ट नॉट इंसिस्ट ऑन हेल्पिंग पीपल हु डोंट वांट इट, तो आंसर आ जाएगा डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 59, बताइए। अब क्वेश्चन लिखा है द फ्लेम्स ऑफ द फायर लीप इनटू द एयर। ठीक है, अब देखो इसमें क्या समस्या है
कि हमने ये लीप लिखा है, लीप यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट हमारा फ्लेम्स है, प्लूरल है, प्लूरल है, और अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने बनाया हुआ तो ये सही है भाई, फिर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए थी। लेकिन यहां पर हमने अभी थोड़ी देर पहले एडवर्ब्स देखी थी ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, क्या उनमें से कोई एडवर्ब यहां दिख रही है? डू वी हैव अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू पुट दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट? नो, बिकॉज इज इट एक्सप्रेसिंग अ हैबिट? नो. Is it expressing a routine? No. Is it expressing some natural phenomena which will happen as usual always? No. It is telling an incident of the past. Right? It is just telling an incident. So means एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात कर रहा है, तो इसे हम एक्सप्रेस करेंगे पास्ट इंडेफिनिट से, इसलिए ये लीप्ड इनटू आ जाएगा, आंसर आएगा बी। द फ्लेम्स ऑफ द फायर लीप्ड इनटू द एयर, ना कि लीप इनटू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 60, शी हैज चेक्ड एवरीथिंग शी नीड्स बिफोर स्टार्टेड वर्क। बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात है, आपने यहां स्टार्टेड लगा दिया, क्यों? जब यहाँ नीड्स लग रहा है तो उसके साथ में स्टार्टेड क्यों आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों आएगी? कोई सेंस नहीं है। क्या आएगा? स्टार्ट आएगा। और स्टार्ट के साथ में क्या आता है? स्टार्ट के साथ में आता है आपका स्टार्ट, स्टॉप, इनके साथ में आता है जीरेंड, यानी दैट इज वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो स्टार्टिंग वर्ब बिफोर स्टार्टिंग वर्क हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आंसर आएगा बी पार्ट। ठीक है, शी हैज चेक्ड एवरीथिंग शी नीड्स बिफोर स्टार्टिंग वर्क। ठीक है, काम शुरू करने से पहले उसने सब कुछ चेक कर लिया था, बिफोर स्टार्टिंग वर्क। तो यहां पर ये स्टार्टिंग जो है ये पार्टिसिपल के सेंस में आ रहा है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग वर्क। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 61, ये इजी है, जल्दी से बताइए। कह रहा है विद टीयर आईज। मैंने आपको क्या बताया है, आई क्या है? नाउन। नाउन से पहले जो भी आएगा वो क्या होगा? एडजेक्टिव। टीयर क्या है? नाउन। तो इसको हमें क्या बनाना है? एडजेक्टिव। कैसे बनेगा? नाउन में लगा देंगे एल वाई तो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो क्या बनेगा? टीयरी। तो आंसर बनेगा टीयरी। विद टीयरी आईज ही सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड। तो आंसर आएगा फर्स्ट। ठीक है, विद टीयरी आईज शी सेड गुड बाय टू हर फ्रेंड, आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्लियर? चलो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 62, बताइए। देखो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा। जैसे दो तीन क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं ना, जैसे फील की सेकंड फॉर्म उन्होंने फेल्ट लिख दी थी, या उस तरीके से हमने क्वेश्चन देखा था ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉट लिख दी थी। तो ये हमने उसी तरीके का क्वेश्चन है। दो शब्द होते हैं, एक होता है हमारा लॉस होना और एक होता है लूज होना। ठीक है, लूज होना मतलब होता है किसी चीज का ढीला होना। ठीक है, लूजन अप कर देना, किसी चीज को ढीला कर देना। और लॉस होना मतलब कुछ खोना, खत्म होना, खत्म, खोने के सेंस में। तो वो अपनी फेवरेट डॉल को खोने से डरती थी, लूज होने, ढीले होने से नहीं डरती थी। इसलिए आंसर हमारा क्या होगा? अफ्रेड ऑफ लूजिंग आएगा, लूजिंग नहीं आएगा। लूज नहीं कर रहे हो आप उसे, ढीला नहीं कर रहे हो। डबल एल डबल आएगा तब जब आप ढीला कर रहे हो, ढीला नहीं कर रहे हो आप, लूज कर रहे हो, खो रहे हो। तो शेसिया इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर फेवरेट डॉल हो जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 63, व्हाई शुड आई बी सस्पेक्ट बाय यू? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या यहां क्या लगा है? बाय यू। बाय के साथ में आपने
यू लगा रखा है, ठीक है। तो यानी और यहां पर शुड के साथ बी लगा रखा है, यानी कि सेंटेंस किस में है, पैसिव में। देखो पैसिव का एक बहुत बेसिक रूल है जो गांठ बांध के आप याद रख लो हमेशा, क्या कि पैसिव वॉइस में जो भी एक्सप्रेस होगा वो हमेशा किस में होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में होगी। तो सस्पेक्ट की जगह क्या आएगा, सस्पेक्टेड, और शुड बी करेक्ट है, तो वाई शुड आई बी सस्पेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। बीन सस्पेक्टेड नहीं होता, बीन नहीं होता, हैव बीन नहीं, शुड के साथ बी आता है, तो शुड बी सस्पेक्टेड हो जाएगा, आंसर आएगा डी, ठीक है। वाई शुड आई बी सस्पेक्टेड बाय यू, ठीक। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 64, बताइए। अब देखो इस क्वेश्चन में शीला ऑलवेज वेंट टू गेट आइसक्रीम विद हर डैड ऑन ट्यूसडे, ठीक है। तो ऑलवेज आ रहा है और ट्यूसडे में है, ये उसकी रूटीन और एक ये हैबिट को बता रहा है, राइट। और हमने पढ़ा है कि अगर रूटीन या हैबिट है तो उसे हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, करेक्ट। लेकिन ऑप्शन में हमारे पास कोई भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं है, तो हम इस रूल को भूल जाएंगे अब, क्योंकि हो सकता है आप पास्ट की बात बता रहे हो, अब शीला ना हो इस दुनिया में, हो सकता है कि शीला अब इस दुनिया में नहीं है, तो मैं अब उसकी पास्ट की आदत बता रहा हूं, क्या कि शीला जो है हमेशा अपने फादर के साथ ट्यूसडेज को आइसक्रीम खाने जाती थी, तो हो सकता है ना मैं उसकी पास्ट की बात बता रहा हूं, संभव है ये चीज, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जरूरी नहीं है कि इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखें, और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यह भी पढ़ाया है कि पास्ट इंडेफिनिट का अगर सिंगल इवेंट होगा, पास्ट का कोई सिंगल इवेंट है तो वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर नो इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये ठीक है अपनी जगह, एक बात है पास्ट की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैड गॉट एंड गॉन टू कुछ करने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 65, पढ़िए। सेम तरीके का क्वेश्चन है, ब्रिंग ब्रॉट वाला, लूज वाला। तो यहां लिखा हुआ है लेसन। अब लेसन तो चैप्टर होता है, राइट। तो लेसन का तो कोई सेंस नहीं है, लीजियन का सेंस नहीं है, क्या होगा, कम करने के सेंस में है, तो उसके लिए क्या आता है, लेसन। सो द एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन सीम्ड टू लेसन हिज पेन हो जाएगा, आंसर विल बी फर्स्ट, इजी है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 66, ही इज अ डिस्ग्रेस टू हिज फैमिली, he is a disgrace to his family। ऑप्शंस हैं, a fish out of water, a lone wolf, black sheep, a white elephant। तो पहले इडियम्स के मीनिंग देख लेते हैं। a fish out of water मतलब इस फिश को पानी से बाहर निकाल दो तो क्या होगा, बहुत अनकंफर्टेबल होगी। सो a fish out of the water is a person who is in a completely unsuitable environment और सिचुएशन, जो बिल्कुल ही अनसुटेबल एनवायरमेंट या सिचुएशन में है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। लोन वुल्फ क्या होता है, बहुत ही खतरनाक है, अ वेरी इंडिपेंडेंट और सॉलिटरी पर्सन, बहुत ही इंडिपेंडेंट और सॉलिटरी पर्सन के लिए आता है लोन वुल्फ। बट जनरली लोन वुल्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कसाब था, एक टेररिस्ट या कोई ऐसा क्रिमिनल जो अकेले काम कर रहा है, हु एक्ट्स अलोन रादर देन एज अ पार्ट ऑफ अ लार्जर ऑर्गेनाइजेशन। तो ही इज अ लोन वुल्फ, मतलब उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ नहीं है, अकेले काम करता है, मतलब अकेले खुंखार तरीके से काम करता है, दैट इज कॉल्ड अ लोन वुल्फ। ब्लैक शीप मतलब हो जाता है, यार देखो शीप व्हाइट होने चाहिए तो उसका फर्क काम आता है, ब्लैक शीप है मतलब बेकार, नकारा व्यक्ति, यूजलेस। और व्हाइट एलिफेंट मतलब अब ऐसा पोजीशन आपने जो खरीद लिया है जो किसी काम का नहीं है बड़ा महंगा, समस्याएं होती हैं उससे आपको, लेकिन कोई काम का नहीं है आपके। सो अ पोजीशन दैट इज यूजलेस और ट्रबलसम, स्पेशली वन दैट इज एक्सपेंसिव टू मेंटेन और डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। मतलब आप हाथी खरीद लो, कहते हैं ना हाथी खरीदना आसान है पालना कठिन है, तो वही है व्हाइट एलिफेंट, ठीक है। तो डिस्ग्रेस टू फैमिली के लिए आ जाएगा ब्लैक शीप। और मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसको माना जा रहा था कि वो डिस्ग्रेस है बट अचानक से वो बहुत अच्छा कर जाए, तो उसे कहते हैं ब्लैक हॉर्स, सॉरी डार्क हॉर्स, ठीक है। मतलब जिसको माना जा रहा था कि बहुत बेकार है बट अचानक से बहुत अच्छा कर जाए। क्वेश्चन नंबर 67, I like to meeting of people who have traveled widely।
सिंपल क्वेश्चन है भैया। क्या मैंने पढ़ाया है, टू के साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मीटिंग नहीं होगा, मीटिंग नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, लाइक मीटिंग नहीं होगा, आंसर विल बी अ लाइक। एक सेकेंड, हाँ, वेट अ मिनट जी। क्वेश्चन है हमारा अ लाइक टू मीटिंग ऑफ पीपल। तो लाइक टू मीटिंग नहीं होता, टू नहीं आएगा यहाँ पर। टू अगर नहीं आएगा तो मीटिंग हो सकता है। लाइक बेयर इन्फिनिटिव नहीं है जो मीट आ जाए डायरेक्ट, टू बी मीटिंग नहीं हो सकता, इसलिए आंसर हो जाएगा लाइक मीटिंग पीपल होगा। आई लाइक मीटिंग पीपल हु हैव ट्रेवल्ड वाइडली, आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68, द डांस परफॉर्मेंस वाज मोर ब्यूटीफुलर देन आई एक्सपेक्टेड। बहुत इजी क्वेश्चन है। डबल कंपैरेटिव इज ऑलवेज अवॉइडेड। डबल कंपैरेटिव का हम इस्तेमाल कभी नहीं करते हैं, ठीक। ये भी ER लगा रखा है और फिर आपने मोर भी लगा रखा है, तो मोर हटा दो, आप सिंपली मोर ब्यूटीफुल कर दो, ER हटा दो, तो वॉज मोर ब्यूटीफुल आंसर आ जाएगा पहला, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कराया था, देखो जो रूल आपको 100 ग्रामर के रूल्स में बार बार बोल रहा हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो जाकर देख लीजिए। उसमें मैंने आपको बताया था कि देखो फास्टर है तो मोर नहीं आएगा, डबल कंपेरेटिव कभी नहीं यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन लाइफ वी नीड टू वर्क इंस्टेड वेस्ट टाइम। कराया हुआ है मैंने ये। इंस्टेड के साथ में इंस्टेड ऑफ आता है, इंस्टेड के साथ हमेशा ऑफ आता है, और ऑफ आएगा तो प्रीपोज आप जीरेंड यूज करोगे, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। देखो इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बजाय। तो जीवन में सफल होने के लिए हमें समय बर्बाद करने के बजाय काम करना चाहिए, के बावजूद नहीं करना चाहिए। इंस्पाइट ऑफ होता है के बावजूद। इंस्पाइट ऑफ रेनिंग वेरी हार्ड वी प्लेड द क्रिकेट मैच। काफी बारिश होने के बावजूद हमने गेम खेला, तब आएगा इंस्पाइट ऑफ, यहां इंस्टेड ऑफ आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 70, जेरेमी डज नॉट लाइक टू डिस्कस द पर्सनल प्रॉब्लम्स ओपनली। सिमिलर कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, देखो आप अलग अलग शिफ्ट्स में। यहां क्या लिखा हुआ है, पर्सनल। दो वर्ड होते हैं, एक होता है पर्सनल और एक होता है पर्सनल, ठीक है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत होता है, और पर्सनल मतलब होता है किसी सेवा में व्यक्ति, जैसे मिलिट्री पर्सनल, आर्मी पर्सनल, डिफेंस पर्सनल, मतलब वो व्यक्ति जो डिफेंस में है। तो जो पर्सनल मतलब सेवा में है किसी प्रकार की, डिफेंस पर्सनल है, आर्मी पर्सनल है, एयरफोर्स पर्सनल है, मतलब वो उसका स्टाफ है वहां का, ठीक है। तो व्यक्तिगत प्रॉब्लम की बात हो रही होगी यहाँ, तो आंसर आ जाएगा थर्ड हमारा, जेरेमी डज नॉट लाइक टू डिस्कस पर्सनल प्रॉब्लम्स, ठीक है। होमोफोन्स पे भी क्वेश्चन हैं बार बार जो हम लोग देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 71, क्रेसी हमने पढ़े थे अभी सारे। जेरेंटोक्रेसी पढ़ा था, बूढ़े लोगों का शासन, डेमोक्रेसी लोगों का शासन, ऑटोक्रेसी तानाशाही, ब्यूरोक्रेसी ऑफिसर्स का शासन। कह रहा है गवर्नमेंट दैट टेक्स डिसीजन बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स के द्वारा रिकमेंड देने पे काम करता है, हो जाएगा ब्यूरोक्रेसी। अभी पढ़े थे हमने सारे, ठीक है। क्रेसी वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं, ठीक। चलो अच्छा, ये कुछ नए तरीके के क्वेश्चंस हैं 72 से, तीन क्वेश्चंस, चार क्वेश्चंस हैं हमारे जो नए तरीके के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में भी मिल जाए, तो बड़ा अलग सा तरीके का क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना है। हमें कह रहा है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। तो अब हमें सामने लिखे हुए हमारे सामने, और हमें करेक्ट यूज फाइंड करना है इंडेफिनिट आर्टिकल का। इंडेफिनिट आर्टिकल बच्चों कौन से होते हैं, ए और एन होते हैं, ठीक है। इनका एक बहुत बेसिक सा रूल है कि आर्टिकल ए कब आएगा, जब इसके बाद में कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, जो मैंने फिर मैं बता रहा हूं, जो मैंने 100 ग्रामर के रूल्स कराए हैं, मैंने उसमें लास्ट में ये भी कराया, पार्ट 3 में ये वाला भी मैंने कराया हुआ है, तो जरूर से देख लेना। ए आएगा कॉन्सोनेंट साउंड, एन आता है, ये यूट्यूब पे अवेलेबल है, मैं कोई पेड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, यूट्यूब पे ही है, आप जाकर देखो, बस ये कह रहा हूं। एन के बाद में वाउल साउंड आता है, राइट। तो अब एन लगाया हुआ है, उसके बाद रिवर है, यानी कि ये तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो पहला ऑप्शन गलत, हमें गलतियां फाइंड करनी है, ठीक है। अब ये देखो यहां एन लगाया हुआ है, उसके बाद लेक है, तो एन के बाद में भी कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ऑप्शन थर्ड भी गलत हो गया, ठीक। अगेन यहां पर देखो एन के बाद में रिवर है, एन लगाया हुआ, उसके बाद कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो गया हमारा।
यानी कि बचा क्या हमारे पास, एक ही, दैट इज सेकंड, खत्म। हमें गलती फाइंड, जब भी कभी ऐसा हो कि सही फाइंड करो, नहीं, हम गलत फाइंड करेंगे, गलत फाइंड करेंगे तो सही अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 73, इसमें भी सेम काम करना है, आइडेंटिफाई करना है आर्टिकल को। तो देखो जरा इसको, देखो इसमें भी सिंपल सी बात है, यहां पर एन लगा हुआ है, एन के बाद में लॉट कॉन्सोनेंट साउंड है। वाउल साउंड क्या होता है, वाउल साउंड होता है ए ई आई ओ यू का जो साउंड है, यू का जो साउंड है इसमें से कौन सा, जो अम्ब्रेला में साउंड आता है, अम्ब्रेला में जो यू का साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, अदरवाइज यूनिवर्सिटी में जो यू का साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, ये वाउल साउंड है, ठीक है। तो लॉट एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये गलत है। यहां पर अलॉट ही नहीं आ रहा, ये भी गलत है। यहां सिटी कॉमन नाउन है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके आगे आर्टिकल ए आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये भी गलत है। तीन ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर हो गया हमारा सेकंड, ठीक है। नए तरीके के क्वेश्चंस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 74, इसमें भी आपको इंडेफिनिट आर्टिकल पे फाइंड करना है, बताइए। कह रहा टैको इज अ ट्रेडिशनल मैक्सिकन डिश कंसिस्टिंग ऑफ एन टॉर्टिला टॉप्ड विद फिलिंग। तो एन के बाद में कॉन्सोनेंट साउंड हटा दो, इसे ऑप्शन पहला गलत हो गया हमारा। टी कॉन्सोनेंट साउंड, उसके आगे आर्टिकल एन लगा दिया, ऑप्शन गलत हो गया हमारा, ठीक। अगेन देखो फिलिंग, फी फी, एफ आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, आर्टिकल एन आ गया, तो ऑप्शन गलत हो गया हमारा, आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने चाहिए। थोड़ा सा नया एक्सपेरिमेंट है, पैटर्न बदल रहे हैं, तो अच्छे तरीके के क्वेश्चंस भी आपके देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75 बताइए। चार ही मिले हैं मुझे, बाकी तो क्वेश्चन ज्यादा मुझे नहीं दिखे इसके, बताइए। कह रहा है एमेच्योर इज अ नाउन विच रिफर्स टू एन पर्सन। पर्सन क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, आर्टिकल एन नहीं आ सकता, खत्म हो गई बात। जॉब क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड, आर्टिकल एन नहीं आ सकता, हटा दें, दो ऑप्शन हमारे गलत हो गए। इसके बाद देखो ऑप्शन नंबर थर्ड, एमेच्योर इज अ नाउन विच रिफर्स टू अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या है, वाउल, वाउल साउंड है, तो इसके आगे आर्टिकल एन आना चाहिए था, नहीं आ रहा है, ऑप्शन गलत हो गया हमारा, बचा क्या, ऑप्शन फोर्थ, खत्म। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आया जहां पर करेक्ट यूज फाइंड करना हो, आप गलत फाइंड करोगे, क्योंकि जब आप गलत फाइंड करोगे तो आप तीन ऑप्शन गलत कर दोगे, जब तीन ऑप्शन गलत कर दोगे तो चौथा ऑटोमेटिक सही हो जाता है हमारा। सही फाइंड करने के चक्कर में गलती कराओगे, तो हमेशा गलती फाइंड करो, ठीक है। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चंस थे एसएससी सीपीओ में पूछे गए, हमने सारे ही डिस्कस कर लिए हैं। 75 क्वेश्चंस थे, सारी शिफ्ट्स को मिलाकर वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगले वीडियोस में हम लोग फ्रेजल वर्ब्स डिस्कस करेंगे, जो एसएससी जो एसपी बख्शी में दी गई हैं। क्यों डिस्कस करेंगे, उसका रीजन आप लोगों ने ये दो वीडियो देखकर देख लिया होगा कि फ्रेजल वर्ब से क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू डिस्कस देम। इसके बाद में अगला जो हमारे वीडियो होगा उसमें हम लोग स्टेनोग्राफर के पेपर्स करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, ऐप पर जाओगे, उसमें आप इंग्लिश के कोर्स को ओपन करोगे, कोर्स डिटेल्स में जाओगे, इंग्लिश में जाओगे, चैप्टर्स देखोगे, तो वहां पर आपको एसएससी सीपीओ का चैप्टर मिल जाएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो इसकी। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो 599 रुपीज प्राइस है, इस प्राइस पर आप पूरी इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश का पैकेज आप परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा काफी कुछ। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं करा है तो। अगर आप कंप्लीट सब्जेक्ट्स को का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, और प्लेलिस्ट में आप तैयारी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट से बाकी कोर्सेज में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो वो भी आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।